कैसल बोनसरी डेबल और रोले सॉल्ट को बहुत बहुत धन्यवाद। 3/10। नाम सिलास ग्रिम्ब्लेड। प्रजाति मानव स्त्री। संबद्धता ग्रिम्ब्लेड वंश। स्तर 0। शीर्षक एक लचीली इच्छाशक्ति, पागलपन का विजेता, कौशल का ज्ञाता, एक धैर्यवान शिकारी। शारीरिक 42। शक्ति 49। संविधान 49। निपुणता 19। गति 50। मानसिक 47। बुद्धिमत्ता 10। बुद्धि 10। करिश्मा 122। विल 94। भाग्य 1। कौशल पागलपन ध्यान स्त्री, पागलपन नियंत्रण स्त्री। समझ पागलपन स्त्री। जीन अवस्था नरम। खंडित जीन ग्रिम्ब्लेड वंश F8। निपुणता F4। संविधान F4। शक्ति F। सामान्य जीन 3। गति F2। शक्ति F2। संविधान F। जीन प्रतिभाएं ब्लेड ऑरा उत्परिवर्तित कमजोर, अचानक विस्फोट निष्क्रिय F। सिलास घने जंगल में तेज कदमों से आगे बढ़ रहा था। उसकी सहनशक्ति और गति दोनों ही अब असाधारण थीं, बस एक ही बात थी कि उसकी निपुणता कमजोर थी। उसने सोचा कि पहले अपनी निपुणता बढ़ाना ही समझदारी होगी। खोज स्वीकार करने के बाद उसके पास वहां पहुंचने के लिए लगभग 3 दिन का समय था। उसकी दृष्टि के किनारे एक आभासी कंपास दिखाई दे रहा था जो उसे बता रहा था कि उसे कहाँ जाना है। अपनी वर्तमान गति के साथ तथा संभावित प्राणियों का सामना करने के अपने आत्मविश्वास के कारण उसे लगा कि उस दूरी को तय करने में उसे केवल कुछ घंटे ही लगेंगे। झील में मौजूद जीवों के आंकड़ों से सिलास को अंदाजा हो गया था कि उसके सामने कितनी बड़ी चुनौतियां आ सकती हैं। सीधे शब्दों में कहें तो वे उससे कमजोर थे। इसलिए बेहतर यही था कि अब उनका फायदा उठाया जाए और किसी और चीज पर विचार करने से पहले अपनी प्रजाति सीमा तक पहुंच जाए। हालांकि जब वह लक्ष्य के लिए निपुणता की तलाश कर रहा था तो उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि वह पहले एक पुराने दुश्मन से टकराएगा। टाइटेनोबोआ F। स्तर 0। शारीरिक 39। मानसिक 3। विल 11। इसके आंकड़े पिछली बार साइलस द्वारा देखे गए समय से कहीं ज्यादा थे। यह बताना मुश्किल था कि क्या यह बिल्कुल वही जीव था, लेकिन पहले भी इतने बड़े टाइटेनोबोआ दुर्लभ रहे होंगे। उसे इस दुनिया में प्रजनन दर के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी, लेकिन उसकी आंतरिक भावना शायद सही थी। टाइटेनोबोआ का रंग उस समय से कहीं ज्यादा भूरा हो गया था जब सिलास ने उसे आखिरी बार देखा था। वह छाल के साथ इतनी अच्छी तरह घुल मिल गया था कि सिलास उसे लगभग देख ही नहीं पाया था। हालांकि जिस पल वह तेजी से आगे बढ़ने वाला था उसे लगा जैसे कोई हाथ उसके दिमाग में टटोल रहा हो। उसने भौहें सिकोड़ी और इधर-उधर देखा, तभी उसकी नज़र उस जानवर पर पड़ी। क्या इसने सिर्फ मेरे आंकड़े देखने की कोशिश की? यह सिलास के सिस्टम के सिद्धांत के लिए एक अतिरिक्त लाभ था। स्पष्ट रूप से इसका एक ऐसा संस्करण था जिसे सभी प्राणी समझ सकते थे, भले ही उनकी संवेदनशीलता सीमित हो। सिलास को याद आया कि जब उसने पहली बार किसी जानवर के आंकड़े जांचने के लिए इस सिस्टम का इस्तेमाल किया था तो उसमें उसकी मानसिक क्षमता के बारे में कुछ लिखा था, जिससे स्कैन सफल हो गया। क्या लोग इसके असफल होने पर ऐसा ही महसूस करते? क्या आपने कभी सोचा है कि अब तक पकड़ी गई सबसे बड़ी मछली कैसी दिखती होगी? साशा ओबामा के असली रूप को लेकर इंटरनेट पर अभी भी उन्माद है। कल्पना कीजिए कि अगर मशहूर हस्तियां आज भी जीवित होतीं तो कैसी दिखतीं? सिलास का सारा आत्मविश्वास मानो बलपूर्वक खत्म हो गया था। अगर वह लापरवाही से उस पेड़ के पास से भागा और टाइटेनोबोआ ने गिरने का समय तय कर लिया तो वह किसी ऐसी चीज में उलझ जाएगा जिससे वह बाहर नहीं निकल पाएगा। यद्यपि विलुप्त हो चुके सांप की शारीरिक क्षमता केवल 39 थी, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं था कि यह शक्ति और संविधान की ओर अत्यधिक झुका हुआ था। टिटानोबोआ फुफकारता हुआ पेड़ पर वापस चला गया। सिलास की इच्छाशक्ति जागी और उसने अपनी करिश्माई शक्ति का इस्तेमाल करके दुनिया तक अपनी पहुंच बनाई।
जोर से खींचकर उसने उन शाखाओं को नीचे खींच दिया जिनसे टाइटेनोबोआ खुद को संभाले हुए था। उसे ज्यादा मदद की जरूरत नहीं थी। सांप के वजन की वजह से शाखाएं काफी दबाव में थीं और उन्हें नीचे खींचने में सिर्फ उस राक्षसी जीव की ही मदद थी। हालांकि इन पेड़ों की शाखाएं इस तथ्य को देखते हुए कि वे सांप को थामे रख सकती थीं, असाधारण थी। हालांकि सिलास उन्हें तोड़ना नहीं चाहता था। वह बस सांप की हरकत का फायदा उठाकर उसका संतुलन बिगाड़ना चाहता था। टाइटेनोबोआ ने अपना संतुलन बनाए रखने में काफी हद तक सफलता प्राप्त की, लेकिन उसकी लंबी पूंछ नीचे गिर गई। इसकी मांसपेशियों ने तुरंत प्रतिक्रिया की और यह स्वयं को वापस ऊपर खींचने लगा, लेकिन इससे पहले कि सिलास दौड़कर आता, इसकी पूंछ के अंत को पकड़ लेता और अपनी पूरी ताकत से इसे नीचे खींचता। टाइटेनोबोआ पहले से ही अपनी स्थिरता वापस पाने की कोशिश कर रहा था और सिलास की इस कार्रवाई ने उसे किनारे से धकेल दिया, जिससे वह जमीन की ओर तेजी से गिर गया। जब सिलास रास्ते से हट गया तो एक धीमी सी आवाज गूंजी, उसकी हरी पुतलियां एक केंद्रित प्रकाश से चमक उठीं। टाइटेनोबोआ ने सिलास की तरफ अपना सिर झटक दिया। उस पल सिलास उसकी आंखों में गुस्से को लगभग महसूस कर सकता था। वह उससे दूर हट गया। वह जीव बहुत धीमा था। उसकी मुट्ठी उसके सिर पर फंस गई, जिससे वह पेड़ के तने से टकरा गया। टाइटेनोबोआ ने पीछे हटने की कोशिश की। उसकी एक आंख पहले से ही कठोर छाल से टकराने के बाद आधी बंद हो चुकी थी। इसके अलावा इतनी ऊंचाई से गिरने से उसे नुकसान भी हुआ था। वह भ्रमित था और उसकी उड़ान प्रतिक्रियाएं बहुत सतर्क थीं। दुर्भाग्यवश इसका शरीर बहुत बड़ा था। सिलास उसकी झूलती पूंछ के रास्ते से हट गया। उसे उस भयंकर धमाके की परवाह नहीं थी जो उसके पीछे गूंज रहा था, क्योंकि वह एक पेड़ से टकराया था। उसकी मुट्ठी एक बार फिर टाइटेनोबोआ के सिर तक पहुंच गई। वह इधर उधर सरकता रहा, उस जीव की हरकतों को भांपता रहा, इससे पहले कि उसे पता भी चले कि वह क्या करना चाहता है। वह महसूस कर सकता था कि उसकी इच्छाशक्ति उसके आसपास की दुनिया को ऐसे महसूस कर रही थी जैसा उसकी आंखें नहीं कर सकती थीं। पहले यह अचानक था, लेकिन अब जब यह आंकड़ा 13 अंकों के इतने करीब पहुंच गया था, तो यह कहीं ज्यादा ठोस होने लगा था। टकराना। उसने सांप के सिर पर एक और मुक्का मारा। उसे सांप के छोटे से दिमाग में हलचल सी महसूस हुई। उसकी उंगलियों के उसके साथ टकराने का एहसास उसके दिमाग में फैलता हुआ सा लग रहा था। संपर्क का वह छोटा सा पल कई सेकंडों जैसा लग रहा था। इससे उसे अपने शरीर की बनावट परखने, अपने वजन के वितरण को महसूस करने और यह भी महसूस करने का मौका मिला कि वह और ज्यादा ताकत कैसे लगा सकता है। कैसल बोनसरीडेबल और रोलेसॉल्ट को बहुत बहुत धन्यवाद। 4/10। यह कहना मुश्किल था कि यह भ्रम था या नहीं। वह मुक्केबाजी का कोई माहिर खिलाड़ी नहीं था और उसने इसका ज्यादा अध्ययन भी नहीं किया था। कुछ अच्छे कार्डियो अभ्यासों के अलावा उसने मुक्केबाजी को इससे ज्यादा कुछ नहीं समझा था। लेकिन उसे मुक्केबाजी और मिश्रित मार्शल आर्ट प्रतियोगिताएं देखना बहुत पसंद था। वे पुरुष और महिलाएं अनुशासन की अद्भुत मिसाल थे। ऐसा लग रहा था जैसे वे यादें ताज़ा हो रही हों और अपनी दृढ़ इच्छाशक्ति के बल पर वह अपने शरीर को उन गतिविधियों का और भी सहजता से और भी पूर्णता से अनुसरण करने के लिए प्रेरित कर रहा था। बात सिर्फ इतनी ही नहीं थी, बल्कि उसे लगा कि यह पागलपन के नियंत्रण का एक स्थायी प्रभाव भी था। अपने शरीर पर पूर्ण नियंत्रण का यह एहसास उसके विचारों में बना रहा। क्या होगा यदि वह हर समय ऐसा ही रहे? बैंग बैंग बैंग। सिलास की ओर से कॉम्बो की एक तीव्र श्रृंखला आई और ऐसा लगा जैसे वह कुछ देर के लिए बादल पर उड़ रहा हो। वह उस एहसास को फिर से महसूस करना चाहता था, लेकिन टाइटेनोबोआ का सिर नीचे गिर गया, वापस ऊपर नहीं आ सका। सिलास ने गहरी सांस छोड़ी, उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। अभी अभी तो वह इसमें पूरी तरह डूबा था। वह पहले से ही ध्यान केंद्रित करने में अच्छा था, लेकिन अब उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसने अपने दिमाग के लिए स्टेरॉयड ले लिए हों। उसने ब्लेड ऑरा या कोई और एम्पलीफायर इस्तेमाल भी नहीं किया था। अचानक उसकी उंगलियों में दर्द उठा। जब वह नशा उतर गया, तो वह सिहर उठा, उसे लगा जैसे वह हद से ज्यादा नशे में चला गया हो। इन तिरस्कृत आवरणों ने संविधान को केवल +10% बढ़ावा दिया, और वह भी केवल उसके हाथों में।
टाइटेनोबोआ का संविधान भी स्पष्ट रूप से ऊंचा था, इसलिए यह चट्टानों के आपस में टकराने जैसा था। उनकी आवाजों को देखते हुए ऐसा ही हो सकता था। वह नीचे झुका और लाश को छुआ। टाइटेनोबोआ एफ जीन का पता चला। खंडित जीन 9 शक्ति एफ समावेश का प्रयास? हाँ नहीं। सिलास ने उत्सुकता से इस स्क्रीन को देखा। सांप के आंकड़े मध्य पागलपन के बराबर थे, लेकिन जीन का उत्पादन बहुत कमजोर था। ऐसा लग रहा था कि काल कोठरी के जीव शायद बेहतर रिटर्न देते होंगे। जीन आत्मसात शुरू। जीन आत्मसात ट्रिगर। जीन सफलतापूर्वक आत्मसात। खंडित जीन 4 शक्ति एफ जीन आत्मसात करने में विफल। खंडित जीन 5 शक्ति एफ जीन प्रतिभा का पता चला। 10 खंडित शक्ति एफ का व्यापार करें और अनलॉक करें। टेलव्हिप? हाँ नहीं। सिलास ने भौहें चढ़ाई। उसे याद था कि सांप की पूंछ बहुत शक्तिशाली थी, लेकिन उसकी पूंछ तो थी ही नहीं। अगर वह यह मान लेता तो क्या सांप की पूंछ उसके लिए उग आती? तभी उसे याद आया, क्या उसके पास कोई खजाना नहीं था जो वह अभी मांग सकता? वैसे भी उसके पास अभी 10 स्ट्रेंथ जीन के टुकड़े नहीं थे। इस जीत के बाद उसके पास कुल मिलाकर सिर्फ 8 ही बचे थे। ओह, तो यह ऐसे काम करता है। एक और खंडित शक्ति जीन छोड़ने के बाद सिलास को समझ आ गया। जीन उसकी शक्ल नहीं बदलेंगे, लेकिन वह इनका कितना अच्छा इस्तेमाल कर पाएगा, यह उसके मौजूदा लक्षणों पर निर्भर करेगा। फेनोटाइप किसी व्यक्ति के प्रत्यक्ष लक्षण होते हैं, और इस मामले में इसका तात्पर्य सिलास में पूंछ के स्पष्ट अभाव से था। सिलास ने अपने पैर की ओर देखा। तो क्या मैं सैद्धांतिक रूप से इसे अपने पैर के साथ इस्तेमाल कर सकता हूं? यह बुरा विचार नहीं है, अगर मुझे अपनी पिंडलियों की सुरक्षा के लिए कुछ मिल जाए। स्कॉन्ड रैप्स ने उसे हाथों से हथियार चलाने से रोक दिया था और वह कवच भी नहीं पहन सकता था। कवच पहनने से उसके लिए अपने पैरों की सुरक्षा के लिए कुछ ढूंढना मुश्किल तो हो जाता, लेकिन नामुमकिन नहीं। कौन जानता था, ऐसी दुनिया में शायद ऐसे किक मारने वाले विशेषज्ञ भी होंगे जिनके पास अपने पैरों पर लगाने के लिए अपने खास हथियार होंगे। लगातार मुक्के चलाने से तकलीफ होती है, लेकिन अगर मुझे इसकी आदत नहीं पड़ी तो यह अपने आप में एक समस्या बन सकती है। मैं अब अपने कॉन्स्टिट्यूशन को 1 पॉइंट से ज्यादा नहीं बढ़ा सकता। मेरा कॉन्स्टिट्यूशन पहले ही 49 पॉइंट पर है। अगर यह अभी भी मेरी सुरक्षा के लिए काफी नहीं है। सिलास के दिमाग में कई विकल्प घूम रहे थे और वह उपाय सोचने लगा। अगर उसे टेलव्हिप भी मिल जाए तो भी उसकी समस्याएं और बढ़ जाएंगी। उसकी पिंडलियां और पैर ऐसी सजा बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। मजबूत बनाने के तरीके तो थे, लेकिन इसके लिए वर्षों का अभ्यास चाहिए था, जो उसके पास नहीं था। मुझे किसी तरह की ढाल, जीन टैलेंट या स्किल की जरूरत है। मुझे अपनी बुद्धिमत्ता बढ़ाने का भी कोई तरीका ढूंढना है। फिलहाल यह मेरी ताकत की सबसे बड़ी सीमा है। इसकी वजह से मैं ब्लेड ऑरा और मैडनेस कंट्रोल का इस्तेमाल बस कुछ ही पलों के लिए कर पाता हूं। उन्होंने टेलव्हिप के मामले को फिलहाल के लिए अलग रख दिया और निपुणता निर्माण की खोज शुरू कर दी। जैसे जैसे सिलास आगे बढ़ता गया, उसने पागलपन की चाबी से पूछे गए सवालों में कोई कंजूसी नहीं दिखाई। दूसरे दिन के आधे समय तक उसके सभी शारीरिक आंकड़े 50 की सीमा तक पहुंच गए थे। उसके जीन का वितरण इस प्रकार था। जीन अवस्था नरम। खंडित जीन ग्रिम ब्लेडवंश F8 निपुणता F6 संविधान F7 शक्ति F सामान्य जीन 3 गति F3 शक्ति F2 संविधान F3 निपुणता F जीन प्रतिभाएं ब्लेड ऑरा उत्परिवर्तित कमजोर अचानक विस्फोट F टेलव्हिप F वह पागलपन की चाबी को एक सामान्य जीन देकर भी यह सब करने में कामयाब रहा था। कम से कम अभी के लिए वह आराम से उसे खिला सकता था और उससे मनचाहे सवाल पूछ सकता था। दुर्भाग्य की बात यह थी कि उसे अभी तक अपनी बुद्धि बढ़ाने का कोई तरीका नहीं मिला था। जितने भी जीव उसे मिले वे केवल भौतिक जीन ही दे सकते थे। लेकिन यह एक स्वाभाविक समस्या थी।
इन प्राणियों के मानसिक आंकड़े विशेष रूप से उच्च नहीं थे और पृथ्वी पर वे अपनी कच्ची बुद्धिमत्ता के लिए भी नहीं जाने जाते थे, इसलिए उनमें बुद्धिमत्ता, बुद्धि या करिश्मा के जीन न मिलना स्वाभाविक ही था। शायद इसके लिए उसे मानव जैसे जीवों को मारना पड़ेगा। सिलास ने गहरी सांस छोड़ी। जानवरों को मारने में उसे कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन इसमें कुछ खटास जरूर थी। हालांकि वह नैतिक से ज्यादा व्यावहारिक था। हो सकता है कि वे ग्नोल्स उसे वही दे दें जिसकी उसे तलाश थी। यह दुर्भाग्यपूर्ण था कि उसे इस तरह से जाना पड़ा। कैसल बोनसरीडेबल और रोलेसॉल्ट को बहुत बहुत धन्यवाद। 5/10। सिलास ने खुद को नीचे देखा। वह अभी भी बिना कमीज के था और उसे जल्द ही उसकी जगह कुछ भी नहीं मिलने वाला था। इस समय उसकी पैंटी लगभग चिथड़ों से ज्यादा नहीं थी और वह बस इस बात से खुश था कि कम से कम उसकी इज्जत तो अच्छी तरह छिपी हुई थी। गले में पड़ी चाबी और हाथों और कलाइयों में बंधी पट्टियों के अलावा उसके पास और कुछ नहीं था। करना ही होगा। शायद उस रूडिमेंट्री विलेज में कोई ऐसा मिल जाए जो मुझे असली कपड़े दे सके। वह जिस पत्थर पर बैठा था वहां से उठकर खड़ा हो गया और एक साफ हड्डी एक तरफ फेंक दी। उसने शरीर के बाकी अंग इकट्ठा करने की जहमत नहीं उठाई। उसे बड़ी मुश्किल से पता चला था कि अपने हाथों से हथियार बनाना भी स्कॉन्ड रैप्स को अपमान की नज़र से देखता है। इसलिए वह सिर्फ हथियार जैसी चीजें ही उठा सकता था और उन्हें अपने करिश्मे से प्रक्षेप्य के रूप में इस्तेमाल करने के लिए जमा कर सकता था या उन्हें ऐसे ही छोड़ सकता था। एक सांस लेने के बाद सिलास कैसलमेन की दिशा में दौड़ा। कुछ ही देर में वह उसकी नजरों में आ गया। पेड़ों के एक खुले मैदान के बाहर एक दलदली जमीन दिखाई दी जो बस कुछ इंच बारिश के बाद दलदल बनने से दूर थी। घास ऊंची थी, कम से कम आधा फुट, और हर कदम पर ऐसा लग रहा था जैसे वह बगल में कीचड़ भरे दलदल में धंस जाएगा। कैसलमेन आगे था और यह अपने नाम के अनुरूप ही था। महल वाला हिस्सा नहीं, बल्कि रूडिमेंट्री विलेज वाला हिस्सा। दीवारें बस लकड़ी के खंभे थे जो किसी पुराने, जर्जर उपनगरीय घर की बाड़ की तरह होते हैं। असल गांव बस 4 इमारतों का था। खैर, यह एक झोपड़ी और 3 तरह की झोपड़ियों तरह के तंबुओं जैसा था। हालांकि लकड़ी और कपड़े का मिश्रण बुरा नहीं था। बाकी सब, हालांकि, असली तंबू थे जो पतले जानवरों के कपड़ों से बने थे। सिलास उसकी शक्ल देखकर बिल्कुल भी निराश नहीं हो सकता था। आखिर उसे तो देखो। लेकिन इसके बाद जो कुछ सिलास ने देखा उससे उसे बहुत कम आश्वस्ति महसूस हुई। आगे 2 समूह के लोग थे। एक समूह उस जगह से आया था जहां सिलास ने सोचा था कि वह गांव है। उसे याद आया कि एक सिटी स्टेल मिलिशिया के साथ आया था और उन आदमियों की वर्दी देखकर, अगर आप उसे वर्दी कह सकते हैं, लगता था कि वे सब एक ही यूनिट के थे। वे 5 लोग थे और ऐसा लग रहा था कि वे तैयार खड़े हैं और 2 महिलाओं की सुरक्षा कर रहे हैं। उनके सामने 3 लोग थे, 2 पुरुष और 1 महिला। वे लगभग एक दूसरे से सटे हुए खड़े थे, लेकिन सिलास को बस यूं ही देखकर लग रहा था कि उन्होंने भी शायद उसी तरह कोई क्वेस्ट स्वीकार कर लिया है जैसे उसने किया था। ऐसा इसलिए था क्योंकि वे पहले समूह की तरह एकजुट नहीं थे। समस्या यह नहीं थी। माहौल अभी भी कुछ हद तक सौहार्दपूर्ण लग रहा था और कोई झगड़ा होने वाला नहीं था। मुद्दा यह था कि उन्होंने क्या पहना हुआ था। कैसे, यही एकमात्र विचार था जो सिलास के मन में आ रहा था। वे कुलीन पुरुषों और महिलाओं की तरह तो नहीं पहने हुए थे, लेकिन उनके कपड़े उससे कहीं कम गंदे थे और उनके पास हथियार भी थे। ब्लड शुगर बेहतर रहता है? तो आज ही अपना लो ये देसी उपाय इंसुलक्स डायबिटिक। लॉरेन मिशेल। स्तर 1। शारीरिक 31। मानसिक 17। विल 13। एलेक्स रेनॉल्ड्स। स्तर 1। शारीरिक 37। मानसिक 13। विल 9। मॉर्गन हेस। स्तर 1। शारीरिक 47। मानसिक 29। विल 31। सिलास ने पलकें झपकाईं, उसे थोड़ा झटका सा लगा। उसे तो अपने स्तर को आगे बढ़ाने का कोई विकल्प भी नहीं मिला था, लेकिन इन लोगों को तो मिल ही गया। उससे भी ज्यादा दिलचस्प बात यह थी कि उनके मेंटल लेवल बहुत ज्यादा थे।
उनके पास 122 करिश्मा था, जबकि मॉर्गन हिज नाम के उस व्यक्ति के मेंटल लेवल उनसे सिर्फ 18 कम थे। सिलास तुरंत जानना चाहता था कि उनके आंकड़ों का वितरण क्या है। उन्होंने अपना ध्यान मिलिशिया के लोगों की ओर लगाया। मार्कस टैनर, लेवल 2, शारीरिक 42, मानसिक 22, विल 12, स्तर 2। उन्होंने अन्य मिलिशिया सैनिकों की जांच की और पाया कि मूलतः सभी के आंकड़े एक जैसे ही थे। सिलास बाकी सब चीजों में इतना उलझा हुआ था कि वह मैडनेस की से लेवल अप करने का तरीका पूछना ही भूल गया था। वह अभी ऐसा नहीं करना चाहता था, लेकिन शायद यही अच्छा था कि उसे पता हो कि किन बातों से बचना है, ताकि वह गलती से अपनी ही योजनाएं बर्बाद न कर दे। आप अपना स्तर कैसे बढ़ाते हैं? स्तर 0 से ऊपर उठ चुके जीवों के भीतर एक जीन कोर होगा। इस जीन कोर का उपयोग उनके जीन को अवशोषित करने और उसे शुद्ध ईथर नामक ईथर के उच्चतर रूप में परिवर्तित करने के लिए किया जा सकता है। शुद्ध ईथर को अवशोषित करने से आपके शरीर की स्थिति बेहतर हो सकती है और आपकी शक्ति बढ़ सकती है। इसे कई लोग साधना कहते हैं। तो उन्हें एक ज्यादा ताकतवर जानवर मिल गया। लेकिन उन्होंने इतने शक्तिशाली जानवर को कैसे हराया, जबकि मेरे सामने आए लेवल 0 पहले से ही इतने ताकतवर हैं? सिलास के दिमाग में बस यही बात आई कि उनके अनुभव भी उसके जैसे ही थे। फर्क बस इतना था कि उनके कालकोठरी में उन्हें असली उपकरण मिलते थे, जबकि उसके कालकोठरी में उसे चिथड़े मिलते थे। मधुमेह हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा। सोने से पहले करें ये काम। इन 8 सेलेब्स के पैर हैं सबसे खूबसूरत। आपने कभी नहीं देखे होंगे। 2025 तक सुरक्षित वजन घटाने के विकल्प खोजें। हालांकि सिलास पूरी तरह निराश नहीं था। उनके आंकड़ों के हिसाब से ही वह आगे निकल गया था। अगर उन्होंने उसे स्कैन किया होता तो उन्हें ये दिखाई देते। सिलास ग्रिमब्लेड, स्तर 0, शारीरिक 50, मानसिक 47, विल 94। यहां तक कि उनमें से सबसे मजबूत मॉर्गन हेस के पास भी तुलनात्मक आंकड़े नहीं थे। सिलास ने अपना ध्यान उन 2 महिलाओं की ओर लगाया जिनकी सुरक्षा मिलिशिया के लोग कर रहे थे। ओलिविया थॉम्पसन, स्तर 0, शारीरिक 32, मानसिक 21, विल 27। सिलास ने सिर हिलाया और दूसरी महिला की ओर बढ़ गया। तभी एक सफेद रोशनी जैसी चीज ने उसे क्षण भर के लिए अंधा कर दिया। सिलास की भौहें उठ गईं। अचानक कुछ महसूस करते हुए दूर खड़ी महिला ने सिलास की ओर देखा और लगभग तुरंत ही उसने भी अपने मन में कुछ दबाव महसूस किया। लेकिन उतनी ही जल्दी उस औरत ने भौहें सिकोड़ लीं, आंखें बंद कर लीं और नाक सिकोड़ ली। जाहिर है उसे भी कुछ ऐसा ही महसूस हुआ था। लेकिन इस बात ने सिलास से कहीं ज्यादा उसे हैरान कर दिया। तब तक सभी ने दूर से सिलास को दौड़ते हुए आते हुए देख लिया था। कई बार जोरदार स्पर्शों ने सिलास के दिमाग को झकझोर दिया, जिससे उसकी भौहें तन गईं। ऐसा इसलिए नहीं था कि उसे लगा कि ये स्पर्श असभ्य थे, क्योंकि उसने भी अभी अभी यही किया था। बस उसे ये एहसास अच्छा नहीं लगा। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उंगलियां सीधे उसके दिमाग में चुभ रही हों। लेकिन उन सभी की प्रतिक्रिया लगभग वैसी ही थी जैसी उस महिला की थी, बल्कि कहीं ज्यादा हिंसक। कैसल बोन्सरीडेबल और रोलेसॉल्ट को बहुत बहुत धन्यवाद। 6/10। एलेक्स रेनॉल्ड्स, जिनकी मानसिक स्थिति सबसे कमजोर थी, शारीरिक रूप से भी एक कदम पीछे हट गए। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे, मानो वे अभी प्याज काट रहे हों। यह प्रतिक्रिया ही उनके लिए पर्याप्त थी कि वे इस बात को नजरअंदाज कर दें कि सिलास ने क्या पहना था, अगर उसे वस्त्र माना जा सकता था। सिलास की तरह महिला भी अपनी स्थिति में आ गई और दोनों ने एक दूसरे को देखा। उनकी आंखों में कुछ और ही संकेत था। सिलास ने आश्चर्य से पलकें झपकाईं। दूरी के कारण वह पहले यह नहीं बता पाया था और वह महिला का केवल पार्श्व रूप ही देख पा रहा था। लेकिन लंबे काले बाल, नीली आंखें इतनी पीली कि वे धूसर लग रही थीं, नाजुक भूरी त्वचा जो उसकी अपनी त्वचा से भी 1 या 2 शेड गहरी थी। ऐसा लग रहा था कि इस परीक्षण के आह्वान ने उस पर अपना असर डाला था, लेकिन उसकी आंखें अभी भी काफी भयंकर थीं, जैसा कि उसे याद था।
उनके दिमाग में वह बात आ गई जो सिस्टम ने खुद ही छोड़ दी थी। कैसरे हिल। अचानक समझ आया कि इस जगह का नाम कैसलमेन क्यों रखा गया था। इतनी गंभीर बात के लिए इतना बेतुका नाम चुनना तो उसकी आदत सी ही थी। कैसरे ने एक क्षण के लिए पलकें झपकाईं और फिर सिर हिलाकर उन साहसी लोगों की ओर देखा। लगता है अब 4 बज गए हैं, उसने अपनी पिछली बात जारी रखी। मैं औपचारिकताएं पूरी करूंगी और कैसलमेन की मदद के लिए आपका शुक्रिया अदा करूंगी। हालांकि मैं पहले एक स्पष्ट सीमा तय करना चाहती हूं। मुंबई, महिला ने खोजा मधुमेह से बचने का आसान घरेलू उपाय इंसुलक्स डायबिटिक। आप सचमुच मेरे अल्पविकसित गांव की मदद कर रहे हैं। लेकिन इसके लिए आपको व्यवस्था द्वारा पुरस्कृत किया जा रहा है। आप जितनी मदद करेंगे, आपको उतना ही अधिक मिलेगा। मेरा गांव कोई दान पुण्य का मामला नहीं है और मुझे किसी भी स्वीकृत खोज को रद्द करने का पूरा अधिकार है। अगर मुझे लगता है कि आप मेरे अधिकार को कमजोर कर रहे हैं या आपको लगता है कि आप मुझ पर कोई एहसान कर रहे हैं, तो मैं ऐसा करने में संकोच नहीं करूंगा। मुझे आशा है कि मैंने अपनी बात स्पष्ट कर दी है। कैसरे ने सब पर नजर डाली। उसने किसी को भी अलग नहीं किया, यहां तक कि सिलास को भी नहीं। सिलास को कोई आपत्ति नहीं थी, न ही उसने उस पर ध्यान देने का दबाव डाला। फिलहाल वह एक नेता थी और यह जीवन मरण का मामला था, पुनर्मिलन का नहीं। वे ग्नोल्स सचमुच खून के प्यासे थे। वे दोनों लगभग एक दशक से करीब नहीं थे। यह लगभग एक जीवन भर का रिश्ता था। वह बिना सिलास ब्राउन नाम के न जाने कितने समय से अपने मन में घुमड़ते हुए बहुत आगे बढ़ चुकी थी। उसके इस तरह व्यवहार करने से उसे और भी ज्यादा भरोसा हुआ। लंबे समय तक उसके बचने की संभावना ज्यादा होगी। बेशक इस बात की संभावना थी कि वह चीजों के बारे में जरूरत से ज्यादा सोच रहा था। हो सकता है कि उसने उसे पहचाना हो, इसकी संभावना उसकी समझ से कम हो। उनकी अपनी स्मरण शक्ति काफी अच्छी थी तथा वे संगति करने में भी अच्छे थे, लेकिन लगभग एक दशक बीत चुका था। अगर यह सामान्य स्थिति होती तो भी उसे पहचानने की संभावना उतनी ही ज्यादा होती। लेकिन अभी जब वह कीचड़ और गंदगी से सना हुआ था तो शायद वह उसे पहचान न पाई हो। उनकी राय में यह भी ठीक था। मैं आपको एक संक्षिप्त विवरण देता हूं। ग्नोल गांव उस दिशा में लगभग 12 किलोमीटर दूर है। हमने उन्हें सबसे पहले खोजा, लेकिन इस बात की पूरी संभावना है कि वे अंततः हमसे टकरा जाए। मैं पहले से ही कार्रवाई करना चाहता हूं, उनके क्षेत्र के चारों ओर जाल बिछाना और उन्हें एक एक करके मारना चाहता हूं, जब तक कि हम अंततः शहर पर विजय प्राप्त नहीं कर लेते। इस योजना में 2 समस्याएं हैं। कैसरे ने गहरी सांस ली। पहली बात तो उनकी संख्या है। उनके पास 20 योद्धा थे। वे पूरी तरह से सैन्यीकृत क्षेत्र हैं। उनके पास कोई महिलाएं और बच्चे नहीं थे और उनकी पूरी आबादी योद्धाओं से बनी है। दूसरा है उनकी सूंघने की शक्ति। एक समय उनके पास 25 योद्धा थे। हमने पहले हुए संघर्षों में उनमें से 5 को मार गिराया था। हालांकि एक दुर्भाग्यपूर्ण चूक के कारण हम एक शव को मिलने से पहले उसका उचित ढंग से निपटान नहीं कर पाए। हमें मजबूरन अपना रास्ता बदलकर गांव लौटना पड़ा ताकि वे हमारा पीछा न कर सकें और हम उन 5 में से 2 को मार डालने में सफल रहे। अगर हम इतनी बड़ी संख्या में योद्धाओं से निपटना चाहते हैं तो निश्चित रूप से हिट एंड रन रणनीति सबसे बेहतर है। लेकिन हमें सटीक और सटीक होना होगा और उन्हें हमारा पीछा करने से रोकने के लिए सबूतों को नष्ट करना होगा। आखिरी बात जो मैं आपको बताना चाहता हूं वह यह है कि ग्नोल्स के शारीरिक आंकड़े लगभग 40 हैं। यदि आप इस जोखिम के लिए तैयार नहीं हैं तो कृपया अभी चले जाइए। सूर्योदय होते ही हम पहले मिशन के लिए निकलेंगे। वे रात में ज्यादा मजबूत लगते हैं, इसलिए बेहतर होगा कि हम अपना काम दिन में ही करें। मैं खाने पीने और रहने की व्यवस्था करूंगा, कृपया घर पर ही रहें। मैं एक और बात भी कहूंगा। मैं आप सभी को किसी अधिपति की तरह नियंत्रित नहीं करना चाहता, लेकिन आप सभी बुद्धिमान लोग हैं जो यहां तक पहुंच पाए हैं। मेरे गांव का स्थान आप सभी को बताना एक जोखिम है। इस खोज की अवधि के दौरान आप में से कोई भी यहां से नहीं जा सकता। यह कहने के बाद
कैसरे ने सभी को वहां से जाने का अंतिम मौका दिया और बाकी लोगों को मार्कस के भरोसे छोड़ दिया, जो सिलास द्वारा देखा गया पहला मिलिशियामैन था। उन्हें एक बड़े तंबू में ले जाया गया, जिसमें 16 लोगों के आराम से आराम करने के लिए पर्याप्त चारपाइयां लगी हुई थीं। उसे शायद अधिक लोगों की उम्मीद रही होगी, या फिर उसने भविष्य के लिए तैयारी की होगी। चारों क्वेस्ट लेने वाले बिना कुछ कहे अलग हो गए, चारों कोनों पर कब्जा कर लिया, मानो उन सभी को स्थिति की अपनी मौन समझ हो। खैर, उनमें से सभी को छोड़कर एक एलेक्स ने अपने हाथ में पकड़ी हुई बोरी को एक तरफ फेंक दिया और आह भरते हुए पतली लकड़ी की खाट पर वापस लेट गया। आह, मैं सच में ऐसा नहीं कर सकता, उसने अचानक एक अस्पष्ट आवाज में कहा। मैं समझ सकता हूं कि तुम लोग कितना चिंतित और चुप हो रहे हो। संभावित सामूहिक हत्यारों से खुद को बचाओ, लेकिन क्या तुम्हें नहीं लगता कि अगर हम सचमुच जानते हो बात करें तो हम बेहतर कर सकते हैं? कैसल बोनसरी डेबल और रोलेसॉल्ट को बहुत बहुत धन्यवाद। 7/10। एलेक्स ने अपने हाथ सिर के पीछे रखे और खुद को इतना सहारा दिया कि कमरे में सब कुछ देख सके। सिलास और बाकी लोग उसे देख रहे थे, लेकिन उनमें से किसी ने भी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। एलेक्स हंसा। मुझे ऐसे मत देखो। क्या हम सब पागल नहीं हैं? हमारे सामने एक चमकती हुई स्क्रीन आती है और हम सचमुच उस पागलपन के लिए हाँ कर देते हैं। फिर, एक अच्छा, आरामदायक शहर चुनने की बजाय, हमने हथियार चुन लिए। और उस आदमी को देखो, एलेक्स ने सिलास की ओर इशारा किया, उसके पास तो हथियार भी नहीं है। या तो उसने उसे खो दिया और किसी तरह अब तक उसके बिना जिंदा है, या फिर वह हम सब से भी ज्यादा पागल है और उसने जीन वाली चीज को चुना है। एलेक्स फिर से मन ही मन हंसा, मानो वह अपना पसंदीदा कॉमेडियन हो। और कुछ नहीं तो, उसे तो मजा लेना आता ही था। मैं बस इतना कह रहा हूं कि हम में से किसी के भी मनोरोगी होने की संभावना बहुत अधिक है। सिलास ने भौहें चढ़ाई। उसे वह आदमी बड़ा मजेदार लगा। कम से कम उसने माहौल को थोड़ा हल्का तो कर दिया था। वह सही था। अगर उन्हें साथ मिलकर लड़ना ही था, तो बेहतर होगा कि वे आपस में कुछ तालमेल बिठाए। मेरा नाम सिलास है, उसने जवाब दिया। अगर तुम चाहो तो मुझे इसी नाम से बुला सकते हो। एलेक्स कुछ हैरान होकर उठ बैठा। तुम सच में बोल रहे हो? तो तुम उतने पागल नहीं हो जितना मैंने सोचा था। असामाजिक व्यक्तित्व विकार वाले लोग, कम से कम जिनके बारे में आप सोच रहे हैं, असल में सामाजिक परिस्थितियों में घुलने मिलने में काफी अच्छे होते हैं, मॉर्गन ने सिलास की ओर देखने से पहले अपनी हंसी के साथ कहा। बेशक, कोई बुरा नहीं मानना। मुंबई, महिला ने खोजा मधुमेह से बचने का आसान घरेलू उपाय इंसुलक्स डायबिटिक। सिलास ने हाथ हिलाकर संकेत दिया कि उसे कोई आपत्ति नहीं है। मैं मॉर्गन हूं, उस आदमी ने आगे कहा। वह एलेक्स से काफी ज्यादा भारी भरकम और सुडौल था, और उसकी आवाज भी गहरी थी। वह 40 के आसपास लग रहा था, जबकि एलेक्स काफी जवान लग रहा था। आप मुझे लॉरेन कह सकते हैं, उनमें से अकेली महिला ने धीमे स्वर में कहा। उसका अंदाज किसी सीईओ की सेक्रेटरी जैसा था। अगर वह इतनी नरम न होती, तो शायद खुद भी सीईओ बन सकती थी। वह एलेक्स और सिलास के साथ कम उम्र की थी। ऐसा लग रहा था कि इस मुकदमे में वे ज्यादा आम थे क्योंकि ओलिविया और कैसरे दोनों भी जवान थीं। वैसे भी, जवान लोगों के अलावा और कौन इतना लापरवाह होगा? हालांकि, यह दिलचस्प था। लॉरेन के व्यक्तित्व को देखते हुए, ऐसा नहीं लग रहा था कि वह यह फैसला लेगी। लेकिन सच कहूं तो, सिलास भी ऐसा नहीं था। यह हमेशा से ही अतार्किक निर्णय रहा है। आप सभी से मिलकर बहुत अच्छा लगा, एलेक्स ने बड़ी मुस्कान के साथ कहा। वह किसी दुष्ट खलनायक की तरह दिखने से लगभग बाल भर दूर था जो अपनी योजना में कामयाब हो गया था। मुझे पता है कि मैं अपनी किस्मत आजमा रहा हूं, लेकिन जैसा मैंने कहा, अभी जानकारी का आदान प्रदान शायद सबसे मूल्यवान चीज है जो हम एक दूसरे के लिए कर सकते हैं। मॉर्गन ने आह भरी। मुझे पता है कि तुम उत्सुक हो, लेकिन क्यों न हम एक दूसरे को थोड़ा और परखें? हम कम से कम कई दिन साथ रहेंगे। समय तो हमेशा रहेगा। यदि आप पहले जानकारी देते हैं और कोई अन्य व्यक्ति देने को तैयार नहीं है, तो इससे हमारे भविष्य के सहयोग पर ही असर पड़ेगा। एलेक्स के चेहरे पर कुछ भाव फीके पड़ गए,
लेकिन आखिरकार उसने सहमति में सिर हिला दिया। जल्द ही वह फिर से अपने खुशमिजाज स्वभाव में आ गया। तो फिर माहौल को और भी बेहतर बनाने के लिए कुछ और बात करते हैं। क्या तुम लोगों ने वो दोनों हसीनाएं देखीं? खासकर वो लंबी वाली। वो मुझे एकदम पागल सी लग रही थी। मॉर्गन ने अपना चेहरा हथेली से ढक लिया और लॉरेन आश्चर्यजनक रूप से हंस पड़ी। एलेक्स ने कामुकता से मुस्कुराते हुए कहा, तुम भी उस तरफ झूलती हो, लॉरेन? लॉरेन को जब मौके पर देखा गया तो वह थोड़ा शर्मा गई, लेकिन उसने अपना धैर्य बनाए रखा। नहीं, पर मैं किसी खूबसूरत औरत को देखते ही पहचान लेता हूं। वैसे मैं तुम्हारी बातों में इतनी लापरवाही नहीं करूंगा। आखिरकार ये उसका गांव है। उनकी मिलिशिया बहुत ताकतवर है। एलेक्स ने अपनी मुट्ठी हथेली पर रखी। यही तो मैं सोच रहा था। वे मिलिशिया वाले बिल्कुल हमारे जैसे नहीं लगते, कम से कम मुझे तो नहीं लगता कि उसने उन्हें सामान्य तरीके से भर्ती किया होगा। हम सबके आने से पहले मैं सिटी स्टेल विकल्प पर विचार कर रहा था और उसमें कहा गया था कि एक कॉमन सिटी स्टेल के लिए आपको 5 मिलिशिया सैनिक चाहिए। आपको क्या लगता है, ये लोग कहाँ से आते हैं? क्या व्यवस्था बस लोगों को बना सकती है? एलेक्स ने आखिरी शब्द फुसफुसाकर कहा, जैसे कि उसे डर था कि कहीं दूसरे लोग उसे सुन न लें। सिलास ने एलेक्स की तरफ कुछ सोच विचार के साथ देखा। यह आदमी निश्चित रूप से जितना दिखा रहा था, उससे कहीं ज्यादा होशियार था, या कम से कम उसकी स्पष्टवादिता और खुलेपन ने उसे छुपाया नहीं था। मैं भी यही सोच रहा था, सिलास ने बीच में ही टोकते हुए कहा। अगर यह प्रणाली विलुप्त जीवों को वापस ला सकती है, तो फिर कोई कारण नहीं कि यह इंसानों को भी नए सिरे से न बना सके। एलेक्स को यह एहसास हुआ कि सिलास की बातें उचित थीं, तो वह भयभीत हो गया। मॉर्गन ने आह भरी। हम यह दिखावा करने के आदी हो गए हैं कि हम पृथ्वी के बाकी सभी जानवरों से ऊपर हैं, जबकि असल में हम भी उनमें से एक हैं, खासकर इस समंड एसेंशन के लोगों के लिए। विशेष रूप से, लॉरेन ने पूछा। जरा सोचो, मॉर्गन ने आगे कहा। ये सारी जीन वाली चीजें, खंडित, सामान्य, कांस्य से लेकर पौराणिक तक। मैं ज्यादा विस्तार में नहीं जाऊंगा, लेकिन साफ है कि वे अपनी सूचियों में इंसानों को बहुत ऊंचा स्थान नहीं देते। वे चुप हो गए। सिलास जानता था कि मॉर्गन का क्या मतलब था जब उसने कहा कि वह ज्यादा विस्तार में नहीं जाएगा। ऐसा करने से शायद उसके राज उजागर हो जाएंगे। सिलास खुद एक खंडित जीन के साथ आया था, और वह पहले से ही बेहतर जीनों में से एक था। जरा देखिए कि ग्रिमब्लेड परिवार के लिए कांस्य सिटी स्टील कितनी कीमती थी। वे इसे किसी पवित्र खजाने की तरह मानते थे और अपने 3 उम्मीदवारों को इस मुकदमे में इसके स्वामित्व के लिए संघर्ष करने के लिए कह रहे थे। इससे यह पता चला कि इस दुनिया में कांस्य उपसर्ग कितना भारी है, और फिर भी इसके ऊपर कितने रैंक हैं। जिसने भी इस सम्मानित आरोहण की स्थापना की थी, उसने संभवतः मनुष्यों के साथ उन जानवरों से बहुत अलग व्यवहार नहीं किया होगा जिन्हें सिलास ने यहां आते समय मार डाला था। कैसल बोनसरी डेबल और रोलेसॉल्ट को बहुत बहुत धन्यवाद। 8/10। कैसरे आह भरते हुए अपनी कुर्सी पर बैठ गई। उसके कुछ ही देर बाद ओलिविया भी आ गई। अंदर का हिस्सा काफी जर्जर था और वह किसी बड़े तंबू में रहना पसंद करती। लेकिन अब उसे कई चीजों को संतुलित करना था, जिसमें लोगों की राय भी शामिल थी। सिटी स्टेल ने सिर्फ मिलिशिया सैनिकों को ही जन्म नहीं दिया था, बल्कि असल में ऐसे लोग भी थे जो अब उस पर निर्भर थे। इस दुनिया ने उसे उठाया और कहीं बीच में छोड़ दिया, फिर उससे अपेक्षा की कि वह अपने लिए आगे का रास्ता खुद बनाए। सच कहूं तो वह जीन स्टेट बूस्टर लेने की ओर भी झुकी थी, लेकिन उसने सोचा कि वह एक महिला है और उसका शरीर कमजोर है, इसलिए यही रास्ता अपनाना बेहतर होगा। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसकी शारीरिक स्थिति पुरुषों के बराबर होगी। अगर उसे पता होता कि ऐसा होगा, तो उसने कभी यह रास्ता नहीं चुना होता। सिलास की ताकत की शुरुआत सिर्फ 5 से हुई थी, यानी ताकत के मामले में वह लगभग 50 से 60% के बीच था। सिर्फ महिलाओं की मौजूदगी के कारण ऐसा होना नामुमकिन सा लगता था। उन्होंने वास्तव में ताकत के लिए प्रशिक्षण नहीं लिया, बल्कि कार्डियो वगैरह पर ध्यान केंद्रित किया। लेकिन उनके कद के लंबे व्यक्ति होने के नाते उनकी ताकत इतनी कमजोर नहीं होनी चाहिए थी। हालांकि
अगर वह कैसरे के साथ बातचीत करता तो वह समझ जाता कि ऐसा क्यों था। इस दुनिया में अधिकांश महिलाएं जन्मजात रूप से नुकसान में थीं, इसलिए सिस्टम ने इसे संतुलित करने का बीड़ा उठाया तथा न केवल ताकत बल्कि सभी शारीरिक आंकड़ों को समान रूप से वितरित किया। ओलिविया ने मुस्कुराते हुए कहा, लड़ाई अभी शुरू भी नहीं हुई है और आप पहले से ही आहें भर रहे हैं। दोनों महिलाओं में कसारे निश्चित रूप से लंबी थी, कम से कम आधे सिर की दूरी से। ओलिविया थोड़ी गोरी थी, लेकिन पृथ्वी पर हर किसी की तरह उन दोनों में भी एक समृद्ध सावलापन था। मैंने सुबह 7 बजे यह खाया, सुबह 8 बजे ही ब्लड शुगर 4 पर पहुंच गया, डायबिटिक। ज्यादा दिलचस्प बात तो उनके बाहरी वस्त्र थे। गांव का ज्यादातर पैसा उन्हें और मिलिशिया के जवानों को तैयार करने में खर्च होता था, इसलिए वे अच्छे चमड़े के कवच पहनते थे और दोनों ही अपनी कमर पर हथियार बांधे रहते थे। हालांकि नगरस्वामी होने के नाते कसारे ज्यादा लड़ाई झगड़ा नहीं करती थी। ओलिविया ज्यादा सक्रिय थी। यह कहा जा सकता है कि वे दोनों एक दूसरे से मिलकर बहुत खुशकिस्मत थीं। पिछले 3 महीनों ने उन्हें और भी करीब ला दिया था। कैसरे के असल में कोई करीबी दोस्त नहीं थे, बस कुछ अर्ध दोस्तियां ही थी। लेकिन इस परिस्थिति ने उसे और ओलिविया को सचमुच एक दूसरे के करीब ला दिया था। यदि सिलास को पता होता कि इतना समय बीत चुका है, तो यह कहना कठिन था कि उसकी क्या प्रतिक्रिया होती। यह तो बस लगातार चल रहा है, कसारे बुदबुदाया। हमने अभी अभी भूत प्रेतों वाले गांव से निपटा है और फिर यह कहीं से अचानक आ गया। और हम अभी भी रूडिमेंटरी गांव से ऊपर के स्तर तक पहुंचने के करीब नहीं पहुंच पाए हैं। क्या सच में यही सब है? ओलिविया ने भौहें चढ़ाई। जब मैं निराश और उदास होती हूं, तो क्या तुम अक्सर सकारात्मक नहीं होते? कैसरे ने आह भरने से पहले धीरे से कुछ कहा। मुझे नहीं पता। शायद मैं थोड़ा परेशान हूं। अभी अभी किसी ऐसे व्यक्ति से मिला हूं जिसके बारे में मैंने बहुत समय से नहीं सोचा था। कोई? ओलिविया ने भौहें चढ़ाई। यहां मिलने वाला कोई नहीं था, सिवाय ओह, क्वेस्ट लेने वालों में से कोई? तुम उनमें से किसी को जानती थीं? हाँ, बिना शर्ट वाला। तुम हमेशा मेरा मजा खराब कर देते हो। कसारे अवाक रह गया। क्या तुमने अभी नहीं कहा था कि तुम ही विनाश और निराशा हो? ठीक है, हाँ, मैं क्यों नहीं रहूंगा जब यहां कोई लंड ही नहीं है। कैसरे जोर से हंसने लगा, उसे अचानक बहुत अच्छा महसूस होने लगा। गांव में बहुत सारे आदमी हैं। ओलिविया को एक स्टूल मिला और वह उस पर पूरी हिम्मत के साथ बैठ गई। हाँ, लेकिन क्या वे असली हैं? कैसरे की धूसर नीली आंखों में कुछ चमक रहा था। वह उस सवाल का बोझ महसूस कर सकती थी। यह लगभग अस्तित्वगत बात थी जिससे वे सब इस समय गुजर रहे थे। यह सब भूल जाओ। क्या उसने कोई क्षेत्र चिन्हित किया है? अगर आप चाहें तो उसे पा सकते हैं, कैसरे ने अपना सिर हिलाते हुए हंसते हुए कहा। मुझे ये मत बताओ, मुझे विवरण चाहिए। कोई लिंग नहीं, कोई रोमांस उपन्यास नहीं, मैं यहां पागल हो रही हूं। क्या तुम सच में उस आदमी में इतनी दिलचस्पी रखती हो जो इतनी गंदगी और मैल से सना हुआ है? ओलिविया, इसे संभालो। हो, ओलिविया हंसी, इसमें थोड़ा ज्यादा मसाला था। क्या अंत अच्छा नहीं हुआ? कैसरे ने आंखें घुमाईं, सब ठीक ठाक खत्म हो गया। हमारे बीच सौहार्दपूर्ण संबंध है। तो नहीं, ओलिविया ने आश्वासन के साथ सिर हिलाया। मेरा यह मतलब नहीं था। आप उसका चेहरा भी साफ नहीं देख सकते। लेकिन फिर भी आपने उसे तुरंत पहचान लिया। वह बात नहीं है। तो फिर इसका क्या मतलब है? ओलिविया ने मुस्कुराते हुए पूछा। कुछ नहीं। मुंबई, महिला ने खोज निकाला मधुमेह से बचने का आसान घरेलू तरीका। 8 सेलेब्स हैव द बेस्ट लेग्स यूल एवर सी। दीज फीमेल फाइटर्स आर टफ एंड टोटली स्टनिंग। खैर, मैं उसका चेहरा ठीक से नहीं देख सका, मैं झूठ नहीं बोल सकता। लेकिन मैंने उसका शरीर देखा। कसारे ने फिर आंखें घुमाईं। अब तो सब योद्धा है। 6 पैक और चौड़े कंधे खूब होंगे। अब तुम्हें अपना स्तर ऊंचा करना होगा। हाँ, पर इससे वे लंबे नहीं होंगे और नीचे जो है वो ठीक नहीं होगा। क्या तुमने नहीं देखा कि उसकी पैंट कितनी ढीली थी?
वो उस चीज को हर जगह घुमा रहा था, ओलिविया बोली। उसकी मुस्कुराहट और भी ज्यादा तीखी हो गई। अब बताओ कब रुकना है? ओलिविया ने अपने हाथ आगे बढ़ाए, हथेलियां एक दूसरे की तरफ। फिर वह धीरे धीरे उन्हें अलग करने लगी। ओलिविया, कैसरे ने उसकी कलाई पकड़ ली, इससे पहले कि वह आगे बोल पाती। कैस, ओलिविया ने जोरदार हंसी के साथ कहा। मैंने इसे केवल एक बार देखा था, ठीक है? मुझे तो यह याद भी नहीं है, कसारे ने बुदबुदाते हुए कहा। स्पष्ट रूप से उसे अपनी ही बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था। केवल एक बार। केवल एक मूर्ख ही इस पर विश्वास करेगा। कसारे ने आह भरी। ठीक है, ठीक है। ओलिविया अपने स्टूल पर आगे बढ़ी। ऐसा प्रतीत होता है कि वह इस बात से उत्साहित थी कि उसने अंततः कैसरे से विवरण निकाल लिया था। हम 17 साल के थे। हम कभी इतनी दूर नहीं गए। ओह, बचपन का दोस्त? यह तो मेरी सोच से भी ज्यादा मजेदार है। शायद ऐसे ही रहना चाहिए था, कैसरे ने सिर हिलाया। हमने सिर्फ 2 महीने डेट किया और उसने मुझसे ब्रेकअप कर लिया। क्या? ओलिविया अपने पैरों पर खड़ी हो गई, मानो वह भयभीत हो। उसने कैसरे को ऊपर से नीचे तक देखा। बकवास, ओलिविया ने निष्कर्ष निकाला। कसारे मुस्कुराया। यह सच है। उसे स्वाद भी नहीं मिला और वो चला गया। मुझे समझ नहीं आ रहा क्या कहूं, ओलिविया ने नाक भौं सिकोड़ी। उसका नुकसान। मुझे यकीन है कि फॉलोअप के लिए लंबी लाइन लगी होगी। यह सबसे बुरी बात नहीं है, कसारे को यह याद आते ही थोड़ा दुख हुआ। कैसल बोनसरीडेबल और रोलेसॉल्ट को बहुत बहुत धन्यवाद। 9/10। यह सब नहीं है। मैं आपको बता सकता हूं, लेकिन आपको यह वादा करना होगा कि आप इसे अपने निर्णय पर असर नहीं डालने देंगे। हम उस समय 17 साल के थे और सिलास का काम करने का तरीका ज्यादातर लोगों से अलग है। यह हाई स्कूल का ड्रामा नहीं है, यह जीवन और मृत्यु का मामला है, ठीक है? इसे इन 4 दीवारों से बाहर मत लाओ। जवाब देने के बजाय ओलिविया की आंखें चौड़ी हो गईं। फिर इतना बुरा? आखिरकार उसने कहा, उसका स्वर नरम पड़ गया। जवाब में कैसरे ने कड़वाहट से मुस्कुराया। कैस, कोई बात नहीं। तुम्हें मुझे बताने की जरूरत नहीं है। अगर मुझे पता होता कि कोई बात नहीं, यह बहुत समय पहले की बात है। मैं इससे उबर चुका हूं। ऐसा लग तो नहीं रहा था कि उसने ऐसा किया है, लेकिन ओलिविया ने उसे उजागर नहीं किया। अब उसे लगा कि अब स्थिति बदल गई है, न कि अब जब वह जानना चाहती थी, बल्कि अब कैसरे आखिरकार किसी को बताना चाहता है। इसलिए उसने वादा किया। मैं वादा करती हूं। बलात्कार के अलावा कुछ नहीं, उसने काफी संयमित होकर शुरू करने के बाद अचानक गुस्से से कहा। कसारे ने हकलाते हुए कहा, बेटी, मैंने तो बस इतना कहा था कि हम कभी इतनी दूर नहीं गए। ओलिविया ने मुंह बनाया, वह अपने शब्द वापस लेने को तैयार नहीं थी। मुंबई, महिला ने खोजा मधुमेह से बचने का आसान घरेलू उपाय इंसुलक्स डायबिटिक। कैसरे मुस्कुराई, इससे पहले कि उसकी आंखें कुछ दूर हो गईं। वह मुझसे थोड़ा छोटा है, उसका जन्मदिन मेरे जन्मदिन के 1.5 महीने बाद आता है और गर्मियों के ठीक बीच में आता है। मैं उसे जन्मदिन का तोहफा देना चाहती थी, लेकिन उसके पास पहले से ही उसकी जरूरत की हर चीज मौजूद थी और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। उस समय मेरी एक करीबी दोस्त मेलिंडा ने मजाक में कहा था कि मैं उसे अपना शरीर एक धनुष में लपेटकर दे दूंगी। ओलिविया की भौहें उठ गईं, कुछ बातें अनुमान लगाते हुए। मैंने इसे मजाक समझकर टाल दिया, लेकिन जब मैंने इसके बारे में और सोचा, तो मुझे लगा कि यह एक अच्छा विचार है। हम सिर्फ 2 महीने से डेटिंग कर रहे थे, लेकिन मैं उसे लगभग पूरी जिंदगी से जानती थी और मैं बस यही सोचती थी कि मैं उसे खो दूंगी। तो जब उसके माता पिता काम पर चले गए, तो मैं अपनी छोटी सी पोशाक पहनकर जल्दी आ गई। कसारे ने इसे प्यारा और जीवंत बनाने की कोशिश की, लेकिन उसकी आंखों में पहले से ही आंसू थे। ओलिविया ने अपना स्टूल एक तरफ कर लिया और कैसरे को बाहों में भर लिया, जिससे उसकी सिसकियां दब गईं। जब उसने मुझे इस तरह लिपटा हुआ देखा, कैसरे ने आंसुओं के बीच हंसते हुए कहा, तुम्हें उसकी आंखें देखनी चाहिए थीं। वे तश्तरियों जितनी बड़ी हो गई थीं।
ओलिविया मुस्कुराई। हम इसमें शामिल तो हुए, लेकिन कसारे की आवाज धीमी पड़ गई। फिर लेकिन वह सचमुच घबराया हुआ था और आगे नहीं बढ़ पा रहा था, समझ रहे हो? ओलिविया ने कैसरे की पीठ को सहलाया तथा सिर हिलाकर उसे आगे बोलने के लिए कहा। उस दिन हमने कुछ नहीं किया, बस प्यार मोहब्बत करते रहे और मुझे उससे थोड़ी दूरी महसूस हो रही थी। कुछ दिनों बाद उसने मुझसे बात करने को कहा और कहा कि शायद हम एक दूसरे के लिए नहीं बने हैं और हमें फिर से दोस्त बन जाना चाहिए। उसने किशोर जन्म दर के बारे में कुछ बातें कहीं। क्या? ओलिविया भौचक्की रह गई। वह बीच में ही बोल पड़ी। कैसरे को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा और वह हंसने लगा। मुझे पता है, उसने आगे कहा। उसने मुझसे ऐसे बात की जैसे कोई अभिभावक अपने बच्चे को उपदेश दे रहा हो। उसने अनुशासन के बारे में कुछ कहा और बताया कि हमें संयम बरतने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन उसे समझ आ गया कि अगर मैं सचमुच ऐसा करना चाहती हूं, तो मुझसे ऐसा पूछना उसके लिए अनुचित होगा, इसलिए उसने मुझे आजाद कर दिया। कैसरे ने अपने दांत पीस लिए, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, क्योंकि उसका वह चिरपरिचित गुस्सा, जिसके बारे में उसने सोचा था कि वह बहुत पहले ही उस पर काबू पा चुकी थी, फिर से बाहर आ गया। ऐसा लग रहा था जैसे जिस लड़के से मैं प्यार करती थी, वही मेरे मुंह पर मुझे बच्चलन कह रहा था। मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, लिव। मैं उस समय उससे सचमुच बहुत नफरत करती थी। ओलिविया की अभिव्यक्ति नरम पड़ गई, उसकी हथेली अभी भी कैसरे की पीठ को रगड़ रही थी। मुझे पता था कि वह ऐसा ही है, हर चीज के बारे में बहुत ज्यादा हिसाब किताब लगाने वाला और विश्लेषण करने वाला, लेकिन वह खुद का विश्लेषण भी नहीं कर सकता था। वह इसे मेरे ऊपर फेंकना और मुझे इससे निपटने के लिए मजबूर करना पसंद करता था। तो मैं भड़क गया और उसके मुंह पर कुछ बहुत बुरी बातें कह दी। मैंने उसे कमजोर, छोटा आदमी कहा जो मेरे जैसे हॉट शरीर के सामने भी नहीं टिक सकता। कैसरे और जोर से रोने लगी। यह कहना मुश्किल था कि उसे उन शब्दों पर पछतावा था या फिर वह उस उथल-पुथल को याद कर रही थी जिसने उसे उस मुकाम तक पहुंचाया था। फिर वो बस वहीं खड़ा रहा और सब कुछ सहता रहा, लिव। उसने मुझे दिलासा देने की भी कोशिश की, मानो वो मेरी कोई सेवा कर रहा हो। मैंने उसे भगा दिया, फिर अगले हफ्ते मैंने किसी ऐसे लड़के के साथ होने का नाटक किया जिससे वो कहता था कि वो नफरत करता है। मुझे उस कमीने का नाम भी याद नहीं। लेकिन उसने मेरे बारे में तरह-तरह की अफवाहें फैला दीं, जबकि मैंने उसका हाथ भी नहीं पकड़ा था। मैंने उसे डेट पर ले जाने दिया और कुछ लोगों को ये देखने दिया, इस उम्मीद में कि सिलास को पछतावा होगा और वो मुझे वापस पाने की कोशिश करेगा। और उसने ऐसा नहीं किया, ओलिविया ने धीरे से पूछा। नहीं। उसने उस लड़के की खूब पिटाई की और उसके बायोडाटा पर पहली स्ट्राइक लग गई। उसे सस्पेंड भी कर दिया गया। वो उन क्रूर प्राइवेट स्कूलों में से एक था, इसलिए गर्मी की छुट्टियों में भी वो हमारी हरकतों पर नजर रख रहे थे। बाद में उसने मुझे एक मैसेज भेजा कि अगर मैं चाहूं तो वो हमेशा बात करने के लिए तैयार है क्योंकि हम दोस्त हैं। कैसरे फिर से टूट गई। उसने अपना माथा अपनी जर्जर छोटी सी मेज पर गिरा दिया, उसके कंधे बुरी तरह ऐंठ रहे थे। उसने सच में यह कहानी कभी किसी को नहीं बताई थी। उसने तो उस समय जो कुछ हुआ था उसके लिए मेलिंडा को ही बेवजह दोषी ठहराया था और सब पर बरस पड़ी थी। उसके पास बताने के लिए कोई दोस्त नहीं था। ओलिविया ने अपनी बाहों को उसके चारों ओर लपेट लिया और वह अपनी उन भावनाओं को व्यक्त करने लगी जिनके बारे में उसे पता भी नहीं था कि वे अभी भी मौजूद हैं। फिर महीनों बाद मैंने उससे अपनी कही बात के लिए माफी मांगी और वो आखिरी बार था जब मैंने उससे बात की थी। तब से लगभग 10 साल बीत चुके हैं। मुझे खेद है, कैसरे ने सूंघते हुए अपना संयम वापस पाने की कोशिश की। काफी देर लगी, लेकिन आखिरकार उसने सांस छोड़ी और फिर से सीधी बैठ गई। कोई बात नहीं, कसारे ने कुछ कड़वाहट से मुस्कुराते हुए कहा, बहुत समय पहले की बात है। अब मैं बेहतर महसूस कर रहा हूं। सुनने के लिए शुक्रिया। कैसल बोनसरी डेबल और रोले सॉल्ट को बहुत बहुत धन्यवाद। 10/10। बिल्कुल। जब भी आप मेरे अपने दर्दनाक अनुभवों के बारे में सुनने के लिए तैयार होंगे, मैं आपको बता दूंगा। कसारे ने नाक भौं सिकोड़ी, आघातग्रस्त।
पुरुष प्रजाति को अपनी ही बात कहनी चाहिए कि उन्होंने हमें क्या क्या सहना पड़ा है, ओलिविया ने ईमानदारी से कहा। उसने अपनी छाती फैलाई और अपनी बाहें ऐसे फैलाईं जैसे वह सचमुच एक वीर नायिका हो। कैसरे हंसा, इस बार उसे सचमुच बेहतर महसूस हो रहा था। क्या तुम्हें यकीन है कि मैं इसे काट नहीं सकती? ओलिविया ने अचानक पूछा। लिव, कैसरे ने गंभीर होने की कोशिश करते हुए कहा। इसका एक छोटा सा टुकड़ा कैसा रहेगा? लिव, एक गेंद? लिव, कैसरे अपनी हंसी रोक नहीं सकी और इस बार यह हंसी लहरों के रूप में आई। देखो, ये चूचे कैसे जा रहे हैं, ओलिविया ने जीभ चटकाई। हम किसी ऐसे को ढूंढ लेंगे जो इन चूचियों की कद्र करेगा, मैं वादा करती हूं। दोनों महिलाओं की हंसी रात भर जारी रही। सिलास की आंखें खुल गईं और वह तुरंत सतर्क हो गया। इस दुनिया में आने के बाद से यह पहली बार था जब उसे अच्छी नींद आई थी। यह कहा जा सकता है कि शहरों के अपने फायदे तो होते ही हैं। उसे खास तौर पर तो नहीं पता था, लेकिन कैसरे के पास शायद स्काउट वगैरह होते होंगे। मधुमेह हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा। सोने से पहले करें ये काम, इंसुलक्स डायबिटिक। लेकिन वह असल में इस बारे में नहीं सोच रहा था। उसका ध्यान उस सपने पर था जो उसने अभी अभी देखा था। उसे कैसरे के बारे में सपना देखे हुए काफी समय हो गया था। इसने उसे एक पल के लिए विचलित कर दिया था। अगर इस स्थिति ने उसके अंदर खून का संचार न किया होता, तो शायद वह यहां और भी देर तक पड़ा रहता। उसने चारों ओर एक नज़र दौड़ाई और लगा कि सिर्फ लॉरेन ही गायब थी। एलेक्स और मॉर्गन अभी भी सो रहे थे। सिलास को यह थोड़ा अचरज भरा लगा क्योंकि उसे लग रहा था कि वह काफी जल्दी उठ गया था। सूरज अभी तक झांक भी नहीं रहा था। कुछ सोचने के बाद वह वापस लेट गया और अपने जीन क्रिस्टल की जांच की। इससे पहले वह पागलपन की कुंजी के बताए अनुसार काम कर चुका था और अपने भविष्य के अनोखे जीन के लिए एक आधार पा चुका था। हालांकि उसके पास कुछ विकल्प थे, लेकिन वास्तव में केवल 2 ही विकल्प उपयुक्त थे। पहला था पागलपन नियंत्रण और दूसरा था पागलपन की समझ। स्पष्ट रूप से पागलपन ही सबसे स्पष्ट विकल्प था। यही वह आधार था जिस पर पागलपन नियंत्रण का निर्माण हुआ था, और सहज रूप से समझ का प्रयोग करना ज्यादा ठोस आधार लगा। उसने पागलपन कुंजी से भी इसकी पुष्टि की थी, हालांकि इतना विशिष्ट प्रश्न व्यर्थ लगा। दिक्कत यह थी कि उसे अभी भी यकीन नहीं था कि पागलपन उसे किस रास्ते पर ले जाना चाहता है। पहले तो उसने सोचा था कि इसका इस्तेमाल दूसरों के दिमाग पर हमला करने के लिए सबसे अच्छा है, लेकिन अब उसे लगा कि इसका इस्तेमाल खुद को नियंत्रित करने के लिए सबसे अच्छा है, लेकिन फिर टेलीकिनेसिस का पहलू भी था जो अप्रत्यक्ष लग रहा था। उसे अभी भी यकीन नहीं था कि क्या यह एक ऐसी क्षमता थी जो उसे सिर्फ उसकी इच्छा शक्ति और करिश्मा के उच्च स्तर के कारण मिली थी, या यह कुछ और था। इस प्रकार के भ्रम के कारण इस पर दाव लगाना कठिन हो गया, विशेषकर तब जब यह स्पष्ट था कि जीन क्रिस्टल से वह जो सर्वोत्तम प्राप्त कर सकता था, वह एक अद्वितीय कांस्य जीन था। तुलनात्मक रूप से पागलपन नियंत्रण का उसके लिए एक स्पष्ट और स्पष्ट उद्देश्य था। इससे उसकी निपुणता में काफी सुधार हुआ। इससे संबंधित एक विशिष्ट जीन का होना निश्चित रूप से मददगार साबित होगा। वह पागलपन की चाबी से पूछकर यह सब और भी स्पष्ट कर सकता था, लेकिन पिछली बार जब उसने पागलपन से जुड़ा कोई सवाल पूछा था, तो वह पलट गई थी। यह देखते हुए कि पागलपन की चाबी को बातों को बढ़ा चढ़ाकर पेश करना पसंद है, अगली बार अगर वह ऐसा सवाल पूछता, तो शायद उसे और भी कड़ी सजा मिलती। इसके लिए वह खुद जिम्मेदार था। लेकिन अंत में सिलास ने स्पष्ट विकल्प चुना। वह किसी ऐसी व्यवस्था को मात देने की कोशिश नहीं करने वाला था जो स्पष्ट रूप से उसकी पहुंच से बाहर थी। वह उसी पर अड़ा रहेगा जो उसे स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था, और अगर उससे कोई गलती हो भी जाती, तो वह बाद में उसे सुधारने की पूरी कोशिश कर सकता था। इसके अलावा जब उन्होंने यह निर्णय लिया तो उनके मन में एक और विचार आया था। क्या कॉमन जीन क्रिस्टल द्वारा निर्मित विकास वृक्ष भी उसे कुछ सुराग नहीं देगा? और वह इस मामले में बिल्कुल सही था। इसने उसे 3 विकल्प दिए थे। बेसिक एथर फ्लो एफ, खंडित जीन, एक प्रकार के 5 सामान्य जीनों तक आनुवंशिक सीमा बढ़ाए। स्टेट सीमा को 60 सापेक्ष स्टेट इकाइयों तक बढ़ाए। जीन प्रतिभाएं, बेसिक एथर फ्लो।
सामान्य जीन एक प्रकार के सामान्य जीनों की आनुवंशिक सीमा को 10 तक बढ़ाए। स्टेट सीमा को 75 सापेक्ष स्टेट इकाइयों तक बढ़ाए। जीन प्रतिभाए बेसिक एथर फ्लो F। कांस्य जीन स्टेट सीमा को 100 सापेक्ष स्टेट इकाइयों तक बढ़ाए। जीन प्रतिभाए बेसिक एथर फ्लो F। साई के वार्प F। खंडित जीन एक प्रकार के 5 सामान्य जीनों तक आनुवंशिक सीमा बढ़ाए। स्टेट सीमा को 60 सापेक्ष भौतिक स्टेट इकाइयों तक बढ़ाए। जीन टैलेंट साई की वार्प सामान्य जीन एक प्रकार के सामान्य जीनों की आनुवंशिक सीमा को 10 तक बढ़ाए। मुंबई महिला ने खोजा मधुमेह से बचने का आसान घरेलू उपाय। इन 8 सेलेब्स के पैर हैं सबसे खूबसूरत जो आपने कभी नहीं देखे होंगे। महिला योद्धा हैं सशक्त और बेहद आकर्षक। स्टेट सीमा को 75 सापेक्ष भौतिक स्टेट इकाइयों तक बढ़ाए। जीन टैलेंट साई की वार्प F। कांस्य जीन आनुवंशिक सीमा को 20 एक प्रकार के सामान्य जीन या एक प्रकार के कांस्य जीन तक बढ़ाए। स्टेट सीमा को 100 सापेक्ष भौतिक स्टेट इकाइयों तक बढ़ाए। जीन टैलेंट साई की वार्प F। हार्मोनिक कठपुतली F। खंडित जीन एक प्रकार के 5 सामान्य जीनों तक आनुवंशिक सीमा बढ़ाए। स्टेट सीमा को 60 सापेक्ष स्टेट इकाइयों तक बढ़ाए। जीन टैलेंट हार्मोनिक कठपुतली सामान्य जीन एक प्रकार के सामान्य जीनों की आनुवंशिक सीमा को 10 तक बढ़ाए। स्टेट सीमा को 75 सापेक्ष स्टेट इकाइयों तक बढ़ाए। जीन टैलेंट्स हार्मोनिक कठपुतली महिला कांस्य जीन आनुवंशिक सीमा को 20 एक प्रकार के सामान्य जीन या एक प्रकार के कांस्य जीन तक बढ़ाए। स्टेट सीमा को 100 सापेक्ष स्टेट इकाइयों तक बढ़ाए। जीन टैलेंट्स हार्मोनिक कठपुतली महिला बेसिक एथर फ्लो साई की वॉर्प और हार्मोनिक पपेट्री ये 3 अनोखे जीन थे जो उसने उसके लिए बनाए थे। लेकिन जरूरतें भी सस्ती नहीं थीं। जहां तक नामों की बात है तो वे उसके द्वारा उनके विवरण पढ़ने के बाद तय किए गए थे। हर एक में सीमा बढ़ाने वाले तत्व बिल्कुल एक जैसे थे। असल में जो चीज उन्हें अलग बनाती थी वह थी घासफूस में छिपी हुई बेसिक एथर फ्लो। ईथर आपके शरीर में स्वाभाविक रूप से आता है भले ही वह आपके शरीर के बाहर ही क्यों न हो। अपने ईथर को अपने मूल से दूर ले जाकर उसे नियंत्रित करने और चलाने के लिए वस्तुओं से जोड़ने की आपकी क्षमता दूसरों से कहीं ज्यादा है। +5 बुद्धिमत्ता +5 करिश्मा खंडित +10 बुद्धिमत्ता +10 करिश्मा सामान्य +20 बुद्धिमत्ता +20 करिश्मा कांस्य। अनलॉक करने के लिए आवश्यकताएं कांस्य 5 शक्ति संविधान निपुणता गति बुद्धि 10 करिश्मा 15 खुफिया साई के वॉर्प दूसरों के मन आपके हैं आप उन्हें अपनी इच्छानुसार मोड़ और मरोड़ सकते हैं। उन्हें भ्रम भव्यता का भ्रम ऐसा भय खिलाए जिसका उन्होंने अपने पूरे जीवन में कभी अनुभव नहीं किया हो। यदि मधुमेह से पीड़ित हैं तो यह खबर आपके लिए है। इंसुलक्स डायबिटिक पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन +5 इच्छा शक्ति +5 करिश्मा खंडित +10 इच्छा शक्ति +10 करिश्मा सामान्य +20 इच्छा शक्ति +20 करिश्मा कांस्य। अनलॉक करने के लिए आवश्यकताएं कांस्य 5 शक्ति संविधान निपुणता गति बुद्धि 10 विल 15 करिश्मा हार्मोनिक कठपुतली आपका शरीर आपका ऑर्केस्ट्रा है। इसके तार आपके हैं आपको झंकृत करना है। दूसरों के मानसिक हमलों के प्रति आपका प्रतिरोध बेजोड़ है और अपने शरीर पर आपका नियंत्रण बेजोड़ है भले ही इसके लिए आपको अपनी सीमाओं को पार करना पड़े। +5 निपुणता +5 बुद्धिमत्ता खंडित +10 निपुणता +10 बुद्धिमत्ता सामान्य +20 निपुणता +20 बुद्धिमत्ता कांस्य। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन पब फ्यूचर विज्ञापन अनलॉक करने के लिए आवश्यकताएं कांस्य 5 बल गठन गति बुद्धि 15 निपुणता 15 खुफिया
प्रत्येक की अपनी खूबियां थीं और वास्तव में चुनना काफी कठिन था। बेसिक एथर फ्लो उसकी टेलीकाइनेटिक क्षमताओं में एक बड़ा इजाफा था। बिग मैडनेस को हराने में उसकी काफी हद तक यही क्षमताएं थीं, क्योंकि उसके करीब पहुंचना बहुत खतरनाक था और उसकी मुट्ठियां उस जानवर को नुकसान पहुंचाने के लिए काफी मजबूत नहीं थीं। हालांकि उसी तरह साइकी वॉप भी उसके लिए उतना ही महत्वपूर्ण था। इसके बिना वह स्लिथरिंग मैडनेस डंग की पहली मंजिल पर ही मर जाता। खुद को किसी भी खतरे में डाले बिना दुश्मनों से निपटने में सक्षम होना आकर्षक था, और इन दोनों अनोखे जीनों ने उसकी यह इच्छा पूरी की। फिर हार्मोनिक पपेट्री थी। इसके वर्णन से ऐसा लगता था जैसे आप अपने मन से निकलने वाली कठपुतली के तारों से अपने शरीर को नियंत्रित कर रहे हों, इसीलिए सिलास ने इसे यह नाम दिया था। यह एक अलग तरह के कारण से आकर्षक था। टाइटेनोबोआ से लड़ते हुए उसे जो जादुई एहसास हुआ था, वह यहां तक की यात्रा में बार बार आया था। अपने शरीर को नियंत्रित करने, यहाँ वहाँ छोटे छोटे बदलाव करके खुद को और भी बेहतर बनाने का वह एहसास उसे बहुत लुभा रहा था। यह आत्मानुशासन का एक आदर्श प्रतिबिंब था, एक ऐसा रूप जो मार्शल आर्ट से भी बढ़कर था। हर एक ने उसे अपनी ओर खींचा, जिससे वह एक एक करके उन पर वार करना शुरू कर सका। हार्मोनिक पपेट्री आकर्षक थी, लेकिन यह मैडनेस कंट्रोल से बहुत ज्यादा मिलती जुलती थी। ओवरलैप बहुत अच्छा था और मैडनेस कंट्रोल की छत ऊंची लग रही थी। मेहमान क्यों कहते हैं कि जेनिफर एनिस्टन का डिनर लत लगाने वाला है? हर ब्यूटी। साइकी वॉप इसलिए शानदार था क्योंकि यह उसके दो सबसे ऊंचे आंकड़ों पर निर्भर था, और साथ ही उन दो आंकड़ों पर भी जिनकी कोई सीमा नहीं लगती थी। खैर, कम से कम उसने अभी तक उन आंकड़ों को नहीं छुआ था। लेकिन यह सबसे ज्यादा हित्यामिस आंकड़ा भी था। अगर उसे कोई ऐसा प्राणी मिल जाए जिसकी इच्छा शक्ति काफी ऊंची हो, तो यह बेकार हो जाएगा। बेशक, कुछ हद तक सभी आंकड़ों के लिए यही बात लागू होती थी, जैसे कि चूंकि उसका संविधान पर्याप्त रूप से मजबूत नहीं था, इसलिए उसके लिए सिर्फ अपनी मुट्ठियों से मजबूत जानवरों को नुकसान पहुंचाना मुश्किल था, कम से कम तब तो नहीं जब वह ब्लेड ऑरा का इस्तेमाल नहीं करता था। लेकिन वह अपने शरीर पर ब्लेड ऑरा का इस्तेमाल तभी कर सकता था जब पागलपन पहली बार सक्रिय हो। हालांकि वह हमेशा गुणवत्ता के साथ, मात्रा और धैर्य के साथ लड़ सकता था, जैसे उसने टाइटेनोबोआ के खिलाफ किया था। अंततः उचित सीमा के भीतर उसके वार चोट पहुंचाने वाले थे। दूसरी ओर विल को ज्यादा कठोर और स्पष्ट महसूस हुआ। या तो आपके पास पर्याप्त था या नहीं। इसके अलावा इससे आपको ज्यादा लचीलापन भी नहीं मिलता था। हालांकि साइकी वॉप लोगों को नियंत्रित करने की दिशा में विकसित होता दिख रहा था, शायद और भी स्थायी रूप से, लेकिन सिलास को भी यकीन नहीं था कि वह इसके बारे में कैसा महसूस करता है। यह एक नैतिक पहेली थी। वह अकेले जानवरों को निशाना बना सकता था, लेकिन मॉर्गन और अन्य लोगों के साथ हुई बातचीत से यह संदिग्ध लगता था, विशेषकर अब जब उसने देखा कि उनके सापेक्ष मानसिक आंकड़े धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। बेशक, सिलास कोई नैतिकता का ठेकेदार तो नहीं था। अगर यही सबसे अच्छा विकल्प होता, तो वह उसे अपना लेता। बस इस समय उसके पास नुक्ताचीनी करने के अलावा कोई चारा नहीं था। फिर बेसिक एथरफ्लो था। सिलास ने जानबूझकर बेसिक शब्द जोड़ा था क्योंकि उसे लगा कि तीनों विशिष्ट जीनों में से यह सबसे ज्यादा मापनीय है। जब तक उसके पास ज्यादा बुद्धिमत्ता, ज्यादा इच्छाशक्ति और ज्यादा करिश्मा होगा, तब तक इसके प्रभाव में उसकी दूरगतिशीलता और भी मजबूत होती जाएगी। इसके अलावा एथरफ्लो के विवरण से यह स्पष्ट हो गया कि वह अपनी अन्य जीन प्रतिभाओं को भी इसमें लागू करने और तालमेल बिठाने में सक्षम होगा। एथरफ्लो पर लगी चोट की बात करें तो क्या यह उसके मौजूदा रास्ते से भटकाव था? वह अपनी मुट्ठियों का खूब इस्तेमाल कर रहा था, और उसने कुछ ऐसा हासिल कर लिया था जिससे वह अपने पैरों का भी आसानी से इस्तेमाल कर सकता था। वह एक मुक्केबाज बनने की ओर बढ़ रहा था, खासकर अपने अकुशल स्कॉन्ड रैप्स के साथ। क्या वह एक साथ दो चीजों पर ध्यान केंद्रित कर सकता है? खैर, मुझे लगता है कि अब मामला सुलझ गया। यह वजह बहुत ही भयानक है क्योंकि साइकी वॉर्प भी इसी समस्या से ग्रस्त है। हार्मोनिक पपेट्री ऐसी समस्या नहीं है, लेकिन यह तथ्य कि यह पागलपन नियंत्रण के साथ इतना ज्यादा ओवरलैप होता है, बहुत बड़ी बात है। जब सिलास ने अपना चुनाव कर लिया, तो उसने उसे लॉक कर दिया।
अब उसे बस 50 सामान्य जीन ढूंढने थे, जबकि अब तक उसने जितने भी जानवर देखे थे, कालकोठरी के अलावा, उनमें सिर्फ खंडित जीन ही थे। यह तो बताने की जरूरत ही नहीं कि उसने अभी तक कोई बुद्धि या मानसिक जीन नहीं देखा था। उसे स्लिथरिंग मैडनेस कालकोठरी में कोई इच्छाशक्ति जीन नहीं मिला था, जो संभवतः इसी पर ज्यादा केंद्रित था। मुझे एक बार में एक ही कदम उठाना होगा। 50 सामान्य जीन की आवश्यकता केवल कांस्य अद्वितीय जीन को अनलॉक करने के लिए थी। सामान्य और खंडित जीन के लिए यह कम कर दिया गया था। लेकिन सिलास इस मौके को कमजोर यूनिक जीन पर बर्बाद नहीं करना चाहता था। जीन क्रिस्टल शायद जीन स्टेट पोर्शन से भी दुर्लभ थे। उसे अपने इस्तेमाल को बेहतर बनाने की जरूरत थी। मुझे जाकर देखना चाहिए कि क्या मैं नहा सकता हूं या कुछ और कर सकता हूं। मैंने पहले एक कुआं देखा था। उन्हें ताज़ा पानी तो मिलना ही चाहिए, चाहे ठंड ही क्यों न हो। सिलास को वैसे भी ठंडे पानी से नहाना पसंद था। उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि पानी गर्म न हो। वह अपनी खाट से फिसल गया, उसके शरीर पर कुछ दर्द और चोटें महसूस हो रही थीं। लेकिन कल की तुलना में अब स्थिति बेहतर थी। ऐसा लग रहा था कि उसका शरीर कमाल कर रहा था। उसके दाहिने हाथ के नाखून आधे उगाए थे। बड़े तंबू से बाहर निकलकर वह उस जगह की ओर बढ़ा जहां उसने कुआं देखा था। लेकिन जब वह बड़े तंबू के पीछे पहुंचा, तो उसे पानी की छपाक की आवाज सुनाई दी। उसने एक तरफ देखा। वहां, नीचे गहरी उकड़ू बैठी एक महिला, उसकी ओर पीठ करके, एक कप से अपने कंधे पर पानी डाल रही थी और लगभग गुस्से में एक खुरदुरे कपड़े से खुद को पोंछ रही थी। इस कोण से वह ज्यादा कुछ नहीं देख पा रहा था, लेकिन उसकी गहरी उकड़ू बैठने की वजह से वह उसके नितंबों का कुछ घुमाव देख पा रहा था। लेकिन उससे भी ज्यादा, उसके शरीर पर पड़े गहरे और साफ निशान साफ दिखाई दे रहे थे। यह साफ था कि जो भी यहां तक पहुंच पाया है, उसने अपने हिस्से के संघर्षों का सामना किया है। सिलास ने अपना सिर हिलाया और दूसरी तरफ देखने लगा। माफी चाहता हूं। लॉरेन चौंक गई और उसने अपनी छाती ढक ली। उसने पीछे मुड़कर देखा तो सिलास पहले से ही उससे मुंह फेरे हुए था। नहीं, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, उसने सिर हिलाया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि कोई इतनी सुबह जाग जाएगा। मैं थोड़ी लापरवाह हो गई थी। कुएं का पानी अच्छा है। तुम चाहो तो इससे खुद को साफ कर सकती हो। यही तो मैंने करने की सोची थी, सिलास ने जवाब दिया। मैं यह भी पूछना चाहता था कि क्या उनके पास कुछ अतिरिक्त कपड़े होंगे। मैं तो फटेहाल हूं। लॉरेन हंस पड़ी और उसने अपने पास रखे तौलिए को खींचकर थोड़ा सा अपने शरीर से पोंछ लिया और फिर उसे अपनी बगलों में लपेट लिया। मधुमेह हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा। सोने से पहले करें ये काम। इंसुलक्स डायबिटिक पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अब आप देख सकते हैं। चिंता मत करो, मैं इतनी रूढ़िवादी नहीं हूं। मैंने पहले ही इस दुनिया में इससे भी बदतर हालात के लिए खुद को तैयार कर लिया है, और मैं लगभग 30 साल की हो चुकी हूं। मैं उस दौर से बहुत पहले निकल चुकी हूं। सिलास ने विनम्रता से मुंह मोड़ लिया। चूंकि वह पहले ही इतना कह चुकी थी, इसलिए अगर वह ऐसा न करने पर जोर देती तो वह और भी असहज हो जाती। उसके बाल अभी भी गीले थे, लेकिन इतनी कमजोर स्थिति में भी उसमें एक अलग ही वीरता थी। अगर जरूरत पड़ी तो वह इसी पल अपना तौलिया छोड़कर तलवार उठाने को तैयार दिख रही थी, भले ही इसके लिए उसे नंगी ही क्यों न होकर युद्ध में जाना पड़े। निश्चित रूप से एक ऐसी महिला जिसने बहुत कुछ सहा है। मुझे लगता है, अगर हम कर सकते हैं, तो हमें अपनी पुरानी परंपराओं को यथासंभव बनाए रखने की पूरी कोशिश करनी चाहिए, सिलास ने गंभीरता से उत्तर दिया। लॉरेन ने पलकें झपकाईं, उसे इस जवाब की उम्मीद नहीं थी। फिर वह मुस्कुराई। इसका मतलब है कि मुझे अपनी पवित्रता की पूरी ताकत से रक्षा करनी चाहिए? अगर तुम यही चाहती हो, सिलास ने सिर हिलाया। मेरा मतलब सिर्फ इतना है कि अगर तुम एक रूढ़िवादी बनना चाहती हो, तो इस दुनिया को अपनी पहचान बदलने मत दो। हमें अपनी तरह का विरोध तो करना ही होगा, ऐसी परिस्थितियों में भी। मैं समझता हूं। यह एक दिलचस्प बयान है। आप वैसे तो नहीं दिखते, लेकिन आप बिल्कुल विद्रोही हैं। बागी। मैंने ऐसे लोगों के सचिव के रूप में बहुत समय बिताया है,
जिनका अहंकार इतना बड़ा था कि वे किसी दरवाजे से बाहर नहीं निकल सकते थे। और मैं उनमें से एक हूं? शायद। यह इस बात पर निर्भर करेगा कि आप उस द्वार को चौड़ा कर पाते हैं या मेहराब से कुछ ले जा सकते हैं। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। पब फ्यूचर विज्ञापन। सिलास ने उस औरत की तरफ देखते हुए कोई जवाब नहीं दिया। ऐसा कम ही होता था कि कोई उसे बिना जवाब दिए छोड़ दे। लॉरेन उसकी नजरों से थोड़ा घबरा गई और उसने अपना सिर हिलाया। मैं सच में बकवास कर रही हूं। मेरी बात का बुरा मत मानना। अगर तुम्हें कोई आपत्ति नहीं है तो तुम बेझिझक मेरे पास बचा हुआ पानी इस्तेमाल कर सकते हो। इन दिनों पानी मिलना मुश्किल है, खासकर जब झील और नदी के आसपास इतने सारे जानवर घूम रहे हों। लॉरेन ने आह भरी। ऐसा कई महीने हो गए हैं। सोचती हूं कितने लोग प्यास से मर गए होंगे। सिलास ने तुरंत एक शब्द पकड़ लिया जिसका उसने प्रयोग किया। महीनों? लॉरेन ने आश्चर्य से कहा, क्या तुम्हें पानी का कोई और स्रोत मिल गया? उसकी तुरंत यही प्रतिक्रिया थी। अगर सिलास को इस बारे में पता नहीं था, तो क्या हो सकता है कि वह कहीं और से पानी ला रहा हो? यह बहुत बड़ी बात होगी। सिलास ने तुरंत 2 और 2 जोड़ दिए। वह महीनों से काल कोठरी में था, लेकिन यह नामुमकिन था। उसका सॉफ्ट जीन स्टेट अभी भी मौजूद था और यह सिर्फ 7 दिनों तक ही चलेगा। समय को देखते हुए उसके पास अभी भी 4 दिन बाकी थे। इसका मतलब था कि वह अब तक ज्यादा से ज्यादा 3 दिन ही इस्तेमाल कर पाया होगा। बाहर महीनों कैसे बीते? नहीं, सिलास ने सिर हिलाया। ऐसा लग ही नहीं रहा कि बहुत समय हो गया है। मुझे सचमुच समय का ध्यान ही नहीं रहा। आह! लॉरेन ने आह भरी। हाँ, फोन और इंटरनेट के बिना ट्रैक पर बने रहना वाकई मुश्किल है, उसने सिर हिलाया। खैर, अब मैं थोड़ी शर्मीली बनूंगी और असली कपड़े पहनूंगी। उसने सिलास को देखकर मुस्कुराया और उसके पास से गुजरते हुए, अपने हाथों में कपड़ों का एक बंडल पकड़े हुए, वापस तंबू में चली गई। सिलास ने बड़ी आसानी से वही बाल्टी ली जो उसने इस्तेमाल की थी और कुएं पर उसे लबालब भर दिया। ऐसा नहीं था कि पानी इस्तेमाल किया गया था, यह तो बस वही बाल्टी थी जिससे वह पानी निकाल रही थी, इसलिए उसे इस्तेमाल करने में कोई दिक्कत नहीं हुई। वह भी खुद को साफ करने लगा और आह भरते हुए कहने लगा कि उसके पास अभी भी सिर्फ एक ही पैंट है। उसे कल रात ही इसके बारे में पूछ लेना चाहिए था, लेकिन उसे मानना पड़ा कि कैसरे से चीजें मांगना थोड़ा अजीब लग रहा था। उसने सोचा कि उनके रिश्ते अच्छे हो गए हैं, लेकिन इससे यह बात नहीं बदली कि लगभग 1 दशक से उनकी कोई बातचीत नहीं हुई थी। वह अपने पुराने रिश्ते का फायदा नहीं उठाना चाहता था। इस दुनिया में सब कुछ अर्जित किया गया है और इस मुकाम तक पहुंचने के लिए उसने महीनों तक मेहनत की थी, जैसा कि अन्य लोगों ने भी किया था।